नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव अर्बन नक्सल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ लीगल लिटरेसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। पब्लिक में लीगल लिटरेसी यानी कि कानून की बेसिक समझ नहीं है, इसी का फायदा उठाते हैं बिल्डर्स। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें समझाने जा रहा हूं जो आम आदमी को पता होना चाहिए लेकिन नहीं होता है। पहले मैं रीडेवलपमेंट वाले बिल्डर्स की बात करूंगा और फिर मैं आपके साथ रेगुलर जो हम फ्लैट खरीदते हैं उसकी मैं बात करूंगा। तो रीडेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में कायदे कानून आपके साथ में खड़े नहीं हैं। ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को न किसी गवर्नमेंट ने सुलझाया है, न किसी गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई भी कोशिश किया है। बेसिक प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूं। रीडेवलपमेंट जो एक्टिविटी है वो कानून के दायरे से करीब करीब बाहर निकल के एक काम है। वो कैसे? बेसिक, फ्लैट किसका है? आपका है। अपने फ्लैट के बारे में निर्णय कौन करेगा? आप खुद करोगे। लेकिन रीडेवलपमेंट में निर्णय कौन करता है? आपके फ्लैट का निर्णय करता है आपकी सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरह से निर्णय करते हैं? देखने के लिए ऐसे लगता है कि मेंबर्स ने वोट किया और एक पर्टिकुलर बिल्डर को सिलेक्ट किया और फिर वो सिलेक्शन करने के बाद उन्होंने सभी बहुमत से बिल्डर को चुना है और बहुमत से वो बिल्डर उस सोसाइटी का काम करने जा रहा है। इस तरह से दिखता है और ये हो रही है, ये काम हो रही है कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट और कोऑपरेटिव कोर्ट के निगरानी में। ऐसे लगता है और ऐसे भी लगता है कि ओवरऑल कोर्ट्स के निगरानी में हो रहा है ये काम, लेकिन गलत। ऐसे नहीं है। एक्चुअल में बताऊं तो रीडेवलपमेंट का जो एक्टिविटी है उसमें ना हाई कोर्ट जिम्मेदारी लेती है कि इंडिविजुअल होम बायर को फ्लैट मिले, उसके हक मिले, उसका अधिकार मिले। न कोऑपरेटिव कोर्ट लेगा, न कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जिम्मेदारी लेती है और न पुलिस जिम्मेदारी लेती है। सब लोग एक एक करके हाथ धो के खड़े हो जाते हैं। मिनिमम अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट कोई लेने वाला होता है तो वो है कोर्ट, और वो भी कौन सा कोर्ट? सिविल कोर्ट। रेरा में भी आप रीडेवलपमेंट के अगर विक्टिम हो, आपका फ्लैट अगर किसी ने बिल्डर ने ले लिया और तोड़ दिया, यानी आपके बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट के बहाने आपका बिल्डिंग तोड़ दिया और फिर रिकंस्ट्रक्ट अगर नहीं किया, तो आप पुलिस के पास नहीं जा सकते हो, चीटिंग का केस नहीं लगा सकते हो। पुलिस शायद ड्रामा करेगी लेकिन एक्चुअल में एफआईआर बिल्डर के अगेंस्ट नहीं होगा। अगर एसआरए भी है तो एसआरए के पास भी अगर रोते रोते जाओगे, एसआरए यानी स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, आपका झोपड़ा टूट गया है और आप रोते रोते एसआरए के पास जाके भी एक बार कंप्लेंट करोगे एसआरए स्लम रिहैब अथॉरिटी को, वो आपके इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका एक फंडा बहुत क्लियर है। भाई साहब, आप लोगों ने ये सब बहुमत में किया है, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ये निर्णय लिया कि ये डेवलपर होना चाहिए, लेकिन ये एक झूठी बात है। तो बहुत सिंपल मैं आपको बता दूं तो ये एक ऐसा एक्टिविटी है जो कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है, जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। एक्चुअल में रेगुलेशन का नाटक किया जाता है, ड्रामा किया जाता है। एसआरए रेगुलेट करने का ड्रामा करती है। माड़ा, अगर माड़ा का प्रोजेक्ट का रीडेवलपमेंट हो रहा है तो वो भी ड्रामा करती है। हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट सिर्फ इतना कहते हैं बहुमत है तो बस बात खत्म हो गई, अब हम आगे कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। फिर वो बिल्डर ने
आपके साथ सही किया, गलत किया, क्या किया, कुछ देखने को तैयार नहीं होते हैं हाई कोर्ट या ये लोग। खास करके जो लोग अपोज करते हैं, रीडेवलपमेंट को अपोज करते हैं, उनके लिए कोर्ट का कोई भी सिंपैथी नहीं है। अपोज करना एक हक बनता है। अगर कोई गलत तरीके से काम कर रहा है, गलत इरादे से काम कर रहा है, इफ समवन इज एक्टिंग इन बैड फेथ, तो उसको अपोज करना बनता है। लेकिन अपोज करोगे तो अगर आपके पास 51% है तो अपोज करो, अगर 49% से कम है या 50% से कम है तो अपोज करने का कोई मतलब नहीं होता है। यानी आपके बिल्डिंग में अगर 50 मेंबर हैं, आपके पास 25 या 26 लोग अगर अपोज कर रहे हैं, तो बिना किसी चीज यानी कायदे कानून को बाजू में रख के भी आप बिल्डर को निकाल सकते हो। शायद मुश्किल होता है अगर आपने डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार आप सोच सकते हो। लेकिन अगर 50 लोगों के इसमें आपके सिर्फ 25 या 20 लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं, बिल्डर ने सही किया, गलत किया, यानी चोरी चमारी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कायदे कानून से बाहर निकल गया वो आदमी। शायद एसआरए में थोड़ा सा एक एपेक्स कमेटी करके जो बॉडी है, वो शायद कुछ ना कुछ कंप्लेंट सुनने को तैयार होता है और सुन के ग्रीवेंस रिड्रेसल करने की संभावना है। फिर भी वहां पे भी ड्रामेबाजी से यानी मेनली ड्रामेबाजी ही होता है। तो रीडेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो अनरेगुलेटेड है, शॉर्ट एंड सिंपल। अगर कोई रीडेवलपमेंट में जा रहा है तो उसको जान लेना चाहिए कि कोई भी कायदा कानून, कोई भी कानून व्यवस्था उनके सपोर्ट में खड़े नहीं रहेगी, बल्कि उनके अगेंस्ट में खड़े रहने की पूरी संभावना है। कॉन्स्टिट्यूशन से भी परे है वो। अब आप कहोगे ऐसे है तो क्यों, कैसे इतने सारे ये हुए हैं, कितने सारे रीडेवलपमेंट से बिल्डिंग्स बने हैं। तो ऐसा है कि गलत मंशा से भी अगर करते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, इधर उधर, आई वुड से 60-70% ऑफ द प्रोजेक्ट्स मोर और लेस सक्सेस होते हैं। मोर और लेस लोग असंतुष्ट हो तो भी चुप बैठते हैं, फिर मन मना लेते हैं कि चलो ये हमारा नसीब था, ऐसे ही काम चलेगा। छोटा फ्लैट दिया गया, मानना पड़ेगा, कबूल करो, ले लो। गंदा वाला बिल्डिंग रिहैब बिल्डिंग बोल के बना दिया गया, इंफीरियर क्वालिटी का बना दिया गया, यानी वर्टिकल स्लम जैसे बना दिया गया। सॉरी समझ के ले लो कि भाई ये हमारा नसीब था। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये बात है कि आपका कोई माई बाप नहीं है, आपकी सुरक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। आप मिनिस्टर के जाके पांव पकड़ो या एमएलए एमपी के पांव पकड़ो या किधर भी जाओ, मत किसी भी मंदिर मस्जिद पे माथा टेक कर आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हकीकत है, ये रियलिटी है रीडेवलपमेंट का। कोई कहता नहीं है, कड़वा सच है, कोई कहता नहीं है, मैं कह रहा हूं। तो चलिए रीडेवलपमेंट को बाजू में रखते हैं। अब आते हैं मेन स्ट्रीम, जो यानी आप सेल कंपोनेंट में फ्लैट ले रहे हो, चाहे वो रीडेवलप्ड बिल्डिंग है, चाहे वो रेगुलर यानी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जिसे कह सकते हैं कि एक जमीन बिल्डर ने लिया है ओरिजिनल, जहां पे कोई रीडेवलपमेंट नहीं है, और उस ओरिजिनल जमीन में उसने प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें गलत क्या हो रहा है और कानूनी तरीके से आपके साथ गलत क्या होता है। तो यहां पर बेसिक मैं आपको ऊपर से एकदम फ्लाइंग व्यू दिखा देना चाहता हूं, बर्ड्स आई व्यू देना चाहता हूं। तो आप जरा ध्यान से सुनिए कि यहां पे क्या क्या आपके साथ गलत हो रहा है। पहली बात है कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन करते हो, वहीं से यानी वो जो ट्रांजैक्शन का जो फॉर्म है, वो शेप है, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन,
वो लेन देन में वहीं से गड़बड़ी शुरू हो रहा है। क्यों और कैसे? चलिए पहले एक बात समझते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, आप सेल्स ऑफिस में जाते हो, सेल्स ऑफिस में जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म साइन करते हो। कब साइन करते हो? जब सेल्समैन ने आपको ऑलरेडी कन्विंस कर दिया है कि आप फ्लैट खरीदो, यानी उसने आपको फ्लैट बेच दिया, ऐसे ही समझ के चलते हैं, ऐसे ही वो समझना चाहते हैं ना। तो फिर फ्लैट के लिए आप अप्लाई क्यों कर रहे हो? तो फिर कंफर्मेशन फॉर्म होना चाहिए, तो फिर अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म चीज क्या है? तो एप्लीकेशन फॉर्म एक सबसे बड़ा ढकोसला है, इल्यूजन है, झूठ है, फरेब है। होता है बिल्डर के लेटर हेड पर, कहा जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो बिल्डर के लेटर हेड पे क्यों है? आपके लेटर हेड पे होने चाहिए। होता है बिल्डर के लेटर हेड पे, होता है बिल्डर के फॉर्मेट के साथ, और होता है बिल्डर के लिखावट के साथ। अब टर्म्स एंड कंडीशंस पर आते हैं। बिल्डर ने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस आपके मुंह से निकाले हैं। इस तरह का एक डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म। बिल्डर अगर आपके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करना चाहता है, गलत भी हो, तो फिर ऐसे होना चाहिए, बिल्डर के लेटर हेड पे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वी सो एंड सो बिल्डर, वी आर ऑफरिंग सच एंड सच प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का ये ढांचा है, ये सब इसकी शक्ल सूरत है, इतने टावर्स बनेंगे, इतने एकड़ का जमीन है, इतना ये वो रीडेवलपमेंट है, इसका टाइटल ये है, फलाना है, ढिमकाना है, ठीक है, बिल्डर के तरफ से। और फिर आप अगर फ्लैट लेना चाहते हो तो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस नंबर 1, नंबर 2, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, आप पैसे दोगे, आपका पैसा अगर आपने आगे नहीं दिया तो जब्त किया जाएगा, वगैरह वगैरह, उनके मुंह से निकलना चाहिए। और फिर उसके नीचे कंपनी के डायरेक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए, या ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी जिसे कहते हैं, जो कंपनी ने एम्पावर किया है, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। सही में उसका कंपनी के सीईओ का ही सिग्नेचर होना चाहिए। ये होता है सही डॉक्यूमेंट, जहां पे वो अपनी आवाज से खुद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दे रहे हैं। अब आप उसमें एंटर होते हो तो आपके तरफ से भी कुछ शर्त होंगे ना, या कुछ तो शर्त होंगे। शर्त क्या हो सकते हैं? इतने टाइम में मिल जाना चाहिए, कुछ तो होगा आपका, ये मैक्सिमम प्राइस है। तो ये सब आप लिखोगे ना, आप अपने तरफ से लिखोगे और आप कहोगे आई एक्सेप्ट योर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये होता सही काम, लेकिन गलत काम करवा रहे हैं वो। कैसे? उनका लेटर हेड, आप नाम भर रहे हो उनके लेटर हेड के ऊपर, उनका लोगो, उनका सब कुछ है, प्रोजेक्ट का नाम उनका है, आप उसमें अपना नाम डाल रहे हो, लिख रहे हो अपना पैन, आधार, ये वो डिटेल्स, आपको कौन से साइज का फ्लैट चाहिए वगैरह। अरे क्यों लिख रहे हो? एप्लीकेशन कहां से है? वो तो ऑलरेडी सेल हो चुका है ना, वो कह रहे हैं ना कि आपको दे दिया है, लेकिन आप उसमें लिखते हो। और फिर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस के वर्डिंग्स ऐसे हैं, मैं समझता हूं कि डेवलपर डेवलपमेंट बहुत बड़ा करना चाहता है और मैं उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि वो मेरा पैसा ले लेगा और अगर मैंने कैंसिल किया, और मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। आपसे अगर आपके हाथों से अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिखवाए होते ना, एक बार अगर आपको डिक्टेशन देके आपके हाथों से, या आपने अगर टाइप किया होता यही टर्म्स एंड कंडीशंस, आप 2 या 3 टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद उठ के चले गए होते। लेकिन इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके मुंह से उनके टर्म्स एंड कंडीशंस निकाले हैं, आपको लगता है कि आप टाइड हो, आप बंधे हुए हो, और आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ऐसे ही पेपर वर्क बनता है। ऐसे पेपर वर्क नहीं बनता है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म नाम का जो डॉक्यूमेंट है ना, वो नंबर 1 बुलशिट डॉक्यूमेंट है, और ये सारे बिल्डर्स कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, वो जो कर रहे हैं वो बैड फेथ में कर रहे हैं, वो गलत मंशा से कर रहे हैं। ये सही काम नहीं है, ये सही तरीके का काम नहीं है।
चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। वो देते हैं आपको, आपके साथ एग्रीमेंट करवाते हैं। अब एग्रीमेंट साइन करना और एग्रीमेंट को रजिस्टर करना एक नहीं दो काम है। उन्होंने वो दो काम को एक ही जगह पे जोड़ दिया है, वो भी वो गलत तरीके से कर रहे हैं। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। समझो एग्रीमेंट के 100 पेजेस हैं। वो 100 पेजेस में आपका नाम यानी फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है, आपका नाम वगैरह वगैरह, आपके पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड वगैरह, वो यही सब डिटेल्स फिल इन करने होते हैं। ये जो अग्रीमेंट है वो साइन होना चाहिए असल में उनके ऑफिस में, या फिर कहीं भी आपके घर पे साइन किया जा सकता है। लेकिन ये साइन करके फिर आपको जाना चाहिए रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार के सामने कबूल करना है कि हाँ भाई मैंने ये साइन किया है। क्या आप जानते हो कि रजिस्टर्ड अग्रीमेंट एक अग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड न भी होना तो भी कायदे कानून की नजरों में वो पूरी तरह से सही तरह से एक अग्रीमेंट है, यानी वो पूरा है। हाँ, स्टैंप ड्यूटी नहीं है, इसका आपको पेनल्टी लगेगा, जो भी लगेगा, लेकिन कानून में उसकी नजर वो सलामत है, उसका जो स्टेटस है वो सही है, वो पूरा है। आप अगर रजिस्टर्ड अग्रीमेंट, एक बार अग्रीमेंट आपसे साइन करवाते और आपके पास पड़ा रहता वो अग्रीमेंट 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, और आप उस अग्रीमेंट में पढ़ते, तो भी संभव है कि आप रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ ना कुछ इश्यूज उठाते, और इश्यूज उठाने चाहिए, यानी वांधे उठाना जरूरी है। अब वांधा क्यों उठाना चाहिए, अब मैं आपको समझाता हूं। अग्रीमेंट का मतलब यह होता है कि आपको भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए और सामने वाले को भी एक्सेप्टेबल, दोनों के तरफ से दोनों साथ में बैठ के संकल्प करते हैं कि इस तरह से हमारा लेन देन है, हमारा जो ट्रांजैक्शन है, व्यवहार है, व्यापार है, ये इस तरह से हम करेंगे। अब दोनों को अग्री करना पड़ेगा। आप आप एक छोटी पार्टी है और आप छोटी पार्टी हो और कंपनी बड़ी पार्टी है, ऐसे नहीं है। आप दोनों बराबरी के हिस्सेदार हो एक अग्रीमेंट में, ठीक है। एक राजकुमारी एक मामूली आदमी से शादी करती है, तो भी जब वो पति पत्नी होते हैं तो पति पत्नी का जो राइट है वो सेम रहता है, कम ज्यादा नहीं होता है, सेम होना चाहिए। ओके, हाँ, ये अलग बात है कि कोई अगर राजा से शादी करती है तो वो 1 रात 2 रात राजा उसके साथ सोएगा और किसी और के साथ भी सोएगा वगैरह वगैरह, तो इस तरह से वो बड़ा सा हैरेम जिसे कहते हैं वो रखते हैं। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो पति पत्नी जैसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आपका जो रिलेशनशिप है वो एक बादशाह के हैरेम की तरह है। हैरेम आप लोग समझते हो ना, जहां पे बहुत सारी औरतें रहती हैं, रानी तो नहीं कह सकते हो उन्हें, रखेल जैसे रहती हैं। मन चाहा तो राजा आया, जो करना था किया उसने और चला गया, बच्चे पैदा हो गए, और अगर उनमें से एक राजकुमार निकला तो वो रानी की नसीब। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है वो बड़ा अनइक्वल होता है, वो बराबरी वाला हिस्सा नहीं है, वो बराबरी वाला रिश्ता नहीं है। आपका जो रिश्ता है बिल्डर के साथ, वो इज्जतदार शादीशुदा औरत और मर्द की तरह जो रिश्ता होना चाहिए, बराबरी का रिश्ता, वो नहीं है। आपका जो रिश्ता है वो एक बादशाह से के हरम में रहने वाली एक औरत के जैसे का रिश्ता है, फ्लैट बायर का रिश्ता। आप जरा समझो। तो आप ऐसे रिश्ते में क्यों जाना चाहते हो, ये तो मैं हमेशा ही ये सवाल करता हूं कि वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में, वो सिर्फ आपको एक प्रॉमिस दे रहा है और आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसके प्रॉमिस को, और सामने से आप कह रहे हो कि मैं पैसे दूंगा, तो आप क्यों ऐसे करना चाहते हो, समझ में नहीं आता। यानी लीगल लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही असंतुलित रिश्ता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पोजेशन लेटर पे। तो पोजेशन लेटर पे पहली बात है कि बिल्डर एग्रीमेंट से बढ़कर कोई भी डिमांड नहीं कर सकता है,
कानून की नजरों में अग्रीमेंट के में जितने पैसे लिखे गए हैं, जो कंसिडरेशन वैल्यू है, उतना ही वो बिल्डर मेंटेनेंस ये वो फलाना ढिमकाना सब चार्ज कर लेते हैं। समटाइम्स मेंटेनेंस के वो यानी बहुत आगे निकल जाता है, अग्रीमेंट से ज्यादा भी चार्ज कर लेता है और कहता है ये पोजेशन डिमांड लेटर है। पोजेशन डिमांड लेटर में जो कुछ भी लिखा गया है आपको देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो मैं पूरा कैंसिल कर दूंगा और मैं आपके पैसे जो भी आपने दिए हैं सब कुछ ले लूंगा, और यानी फुल ऑन दादागिरी है। तो ये दादागिरी है, ये सभ्य व्यवहार व्यापार नहीं है। और जो पोजेशन डिमांड में जो कुछ भी होता है वो वन साइडेड होता है, इस पे साइन करने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर उसको कोर्ट में लेके जाओगे ना, लड़ना पड़ेगा आपको, लड़ने का अगर जिगर है तो आप जीत सकते हो, क्योंकि कायदा कानून आपको सपोर्ट करता है। तो वो एक वन साइडेड डॉक्यूमेंट है, अग्रीमेंट भी एक वन साइडेड डॉक्यूमेंट है, और अगर आप उसको लेके लड़ोगे तो आप बिल्कुल ही हर एक पॉइंट पे जीत सकते हो। लेकिन ये जो पोजेशन लेटर है वो आपके लिए कंपलसरी नहीं होता है साइन करना, और उस तरह से नहीं होता है, उसको उसका ड्यूटी होता है और आपका अधिकार होता है कि आपको चाबी मिले, अगर आपने पूरा 100% दे दिया है तो उसकी मनमानी जो वो करता है पोजीशन लेटर में ये सब साइन करवा के कि मैं किसी भी सूरत में कोर्ट में नहीं जाऊंगा, आपके लिए आपके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, वो बेकायदेसर है, 100% बेकायदेसर ये काम हो रहा है। अगर आप कहते भी हो ना कि मैं नहीं जाऊंगा तो भी आप जा सकते हो। मैं आपको यही एक पॉइंट समझाना चाहता हूं कि आप कायदे कानून को थोड़ी सी बारीकी से अगर समझोगे तो ग्राहक की तरह आपको एक पावर मिलेगा। ग्राहक का जो भी अधिकार है, जो भी राइट्स हैं, वो सारे आप ले सकते हो, और आपको ऑफ कोर्स लड़के ही लेना पड़ेगा। कोई आपको अपने अधिकार प्यार मोहब्बत से तो देता नहीं है, तो आपको लड़के लेना पड़ेगा, लेकिन लड़ने की ताकत आएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय महाराष्ट्र।